रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपका टाइम भी अच्छा जा रहा होगा। क्यों ना अच्छा जाए स्टूडेंट्स, और छुट्टियां बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब हमें भी पता है कि आप सब लोग इन छुट्टियों से तंग आ चुके हैं। दुआ करें जल्दी जल्दी ये कोविड-19 की मुसीबत से जान छूटे और हमारी वही पुरानी रौनकें बहाल हो जाएं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा, पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भी हमारा प्रैक्टिकल है सेकेंड ईयर का, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और इस सिलेबस के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन चूँकि अभी प्रैक्टिकली हम परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम थ्योरेटिकल पार्ट में भी इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा स्टाइल है पोटेंशियोमीटर का, सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है, कि आपने बताना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर unknown potential, unknown potential। अननोन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है नॉर्मली पोटेंशियोमीटर। नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियोमीटर मीन पोटेंशियल को मेजर करने वाली कुछ डिवाइस है। तो यकीनी बात है कि हम इसको ही यूज़ करके पोटेंशियल को मेजर करते हैं। रही बात इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ज़रा प्रिंसिपल इसका जो होता है वो है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कि मतलब जब आप लेंथ को चेंज करते हो तो आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ज़रा आपने गौर की होगी स्टूडेंट्स, के हम बाज़ दफ़ा रेजिस्टेंस को चेंज करके अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस अगर चेंज की जाए तो लेंथ चेंज की जाए तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है। तो इसका टारगेट यही होता है कि आप रेजिस्टेंस चेंज करें और लेंथ चेंज करें, और ईएमएफ जो दो पॉइंट्स के बीच की होगी वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो कितने हद तक चेंज होती है वो हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन इसकी ज़रा देख लेते हैं। डिस्टॉर्शन हो गई थी मेरी, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया था जिस वजह से मुझे बेसिकली ये एक वायर होती है LM, जिसके दो एंड्स को एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा होता है। एक प्राइमरी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया है। लेट मी क्लियर कि आपको ये LM जो होती है, ये रेजिस्टेंस, ये जो वायर होती है, ये एक स्केल भी इसके साथ यहाँ लगा होता है पूरा। और ये भी बताता चलूँ कि इसका वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड अबाउट 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर फिर कैसे एडजस्ट किया जाता है, 1 मीटर का ये होता है तो ये 1 मीटर, फिर यूँ चक्कर लगा के, फिर यूँ 4 इस तरह से इसको यूँ चक्कर दिए होते हैं, जिस वजह से ये 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर के इक्विवेलेंट वहाँ पे काम कर रही होती है। अच्छा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, काम कर रही है तो सही है। दूसरी चीज़ फिर क्या किया जाता है, जो सेल या सोर्स जिसकी ईएमएफ को फाइंड करना होता है, उनको जोड़ा जाता है इन दो पॉइंट्स पे। फिर दो सेल्स लिए जाते हैं ईएमएफ, अननोन ईएमएफ के, E1 और E2, ये नॉन के भी हो सकते हैं, और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है L और स्लाइडर कांटेक्ट एक होता है N उसके बीच में, और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया होता है। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि करंट भी नोट करना होता है, हमने इस पे नज़र रखनी होती है
कि आया इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर परमानेंटली आपकी निगाह होनी चाहिए, इस वजह से आप इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात बेटा, एक और चीज़ भी यहाँ आपको बता दी जो कि नज़र आ रही होगी कि इनको भी कनेक्ट ऐसे किया जाता है कि इनके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव, ये इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव जो है वो गैल्वेनोमीटर की मदद से स्लाइडर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LM को आपने कनेक्ट किया V के साथ, E1 E2 इन दोनों को मिला के आपने गैल्वेनोमीटर के साथ, और उसके बाद आपने इनको कनेक्ट कर दिया स्लाइडर के साथ। लेट मी क्लियर कि ये स्लाइडर क्या भला होती है। ये हमारे लैब में एक डिवाइस पाया जाता है जिसको कहते हैं जॉकी। ये एक बाकायदा पिन टाइप होता है, इस तरह से इसको आप अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकते हैं, इसलिए इसको एज आ स्लाइडर है, होता कंडक्टर है लेकिन बहरहाल मूवेबल होता है, इसलिए हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बेटा, अब आपको यहाँ इसकी वर्किंग भी करवानी है। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, सारी चीज़ों को साइड पे करके सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। समझ लें कि 1 मिलियन वर्थ के ये बात है, इसको समझने वाली बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे आप लोगों ने यही सवालात मुझसे करने हैं। तो पहले से अगर आपको चीज़ें बहुत सारी बता दूंगा तो उस टाइम आप मेरे साथ अच्छी डिस्कशन कर पाओगे, आपको फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, ताकि बच्चे को सारी चीज़ें जो है माइंड उसका क्लियर हो सके। तो बेटा, हम क्या करते हैं, एक सेल हटाते हैं या लगा रहने देते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि बाज़ दफ़ा एक नोन होता है। हम क्या करते हैं, इसकी मदद से, इस सपोज E1 मैंने कनेक्ट किया हुआ है और मैं इस स्लाइडर को मूव कराऊंगा। कैसे मूव कराऊंगा भाई, ये देखिएगा, आपके हाथ में है स्लाइडर को आप इस तार के साथ, ये कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, यूं आगे पीछे मूव कराना है। और इस मूव कराने का फ़लसफ़ा क्या है, आपने उस वक्त तक मूव कराना है जब तक आपका ये गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और जिस लेंथ पर ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन करेगा, स्केल पे वो दी होगी, वो आपने नोट करनी। सपोज़ ये आपने E1 के लिए L1 है, टोटल 100 सेंटीमीटर इधर आपके पास पड़ा है, या 400 है, तो ये कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 400 के बीच में, मैक्सिमम 400, कम से कम जो है वो 1 और 0 के बीच में भी हो सकती है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। फिर आपने ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ इसको कहते क्यों हैं? बैलेंसिंग लेंथ बेटा इसको इसलिए कहते हैं कि जब लेंथ बैलेंस हो जाती है ये वाली, उस वक्त गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है कि आपका ये जो सेल है इसका पोटेंशियल और L और N के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो गया है। क्या हो गया है? L और N का पोटेंशियल और E1 का पोटेंशियल सेम हो गया है। फिर आपने यही काम करना है E2 के साथ और उसकी बैलेंसिंग लेंथ नोट करनी है। उसके लिए हो सकता है अगर ये सेल्स एक जैसे हैं तो एक जैसी वैल्यू आएगी, अगर 19-20 का फ़र्क है या एक फुली चार्ज है एक में चार्जिंग कम है तो हो सकता है उसकी नई लेंथ आ जाए। अब आपने क्या करना है, पहली EMF के ऊपर दूसरी EMF डिवाइड करनी है और पहले बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर दूसरी बैलेंसिंग लेंथ डिवाइड कर देनी है। अब बेटा इनमें से ये आपके पास एक की बन गई। अब आपको सपोज किया जाता है कि E1 फाइंड करना है, तो आपको E2 भी गिवन होगा। सपोज ये 5 वोल्ट है, L1 सपोज 45 सेंटीमीटर है और L2 कितना है, सपोज 55 है। अब आप क्या करोगे, E1/5 ये आपका 45 डिवाइडेड बाय 55, इसको उधर ले जाओ। E1
45 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 55, 5 1 जार 5, 5 11 जार, तो 45/11 जो कि 4 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा 4.1 वोल्ट। तो इस तरह से आपका ये जो दूसरा सेल होगा इसकी EMF आपके पास आ जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हीं की मदद से इन सेल्स को कंपेयर कर सकते हो कि E1 और E2 जो है ये आपस में कितने छोटे या बड़े हैं। E1 और E2 जो है इनमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है, इनमें से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनमें से किसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब भी अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं सो लेट मी क्लियर एंड कॉन्टैक्ट अस, प्लीज़ डू इन कॉन्टैक्ट विद अस एंड join our WhatsApp group. Thanks for watching. Allah Hafiz.